जिस आदमी को खत्म समझ लिया गया था। अहमदाबाद 2010। कोर्ट के बाहर मीडिया का सैलाब उमड़ा हुआ था। कैमरे एक ही दिशा में घूम रहे थे। रिपोर्टर लगातार चिल्ला रहे थे। सुरक्षा कर्मी भीड़ को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। और उस अफरातफरी के बीच एक व्यक्ति बिल्कुल शांत चेहरे के साथ आगे बढ़ रहा था। न कोई मुस्कान, न कोई गुस्सा, न कोई डर। वो व्यक्ति था अमित शाह। उस समय देश के सामने उनकी छवि एक शक्तिशाली नेता की नहीं थी। उन्हें नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में नहीं दिखाया जा रहा था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जा रहा था जिस पर गंभीर आरोप लगे थे। टीवी चैनलों पर लगातार बहस चल रही थी। अखबारों की हेडलाइनें एक ही कहानी सुना रही थी और राजनीतिक गलियारों में एक धारणा तेजी से फैल रही थी। अमित शाह का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, लेकिन इतिहास का सबसे दिलचस्प नियम यही है, कभी कभी जो घटना अंत दिखाई देती है वही सबसे बड़े अध्याय की शुरुआत बन जाती है। क्योंकि 2010 में देश जो देख रहा था वो केवल एक कानूनी मामला नहीं था, उसके पीछे एक और बड़ी लड़ाई चल रही थी, एक राजनीतिक युद्ध। और उस युद्ध का असली लक्ष्य केवल अमित शाह नहीं थे। असल निशाना था गुजरात में बन रहा वो राजनीतिक मॉडल जो आने वाले वर्षों में दिल्ली की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता था। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 9 साल पीछे जाना होगा। साल 2001। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा जोखिम लिया। गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन किया गया और मुख्यमंत्री बनाया गया एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास प्रशासनिक अनुभव लगभग नहीं था। नाम था नरेंद्र मोदी। दिल्ली में बहुत से लोगों को यह फैसला अस्थायी लगा। कई वरिष्ठ नेताओं को विश्वास नहीं था कि मोदी लंबे समय तक टिक पाएंगे। लेकिन उसी समय गुजरात की राजनीति में एक और व्यक्ति तेजी से उभर रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो शायद टीवी कैमरों से दूर रहता था, लेकिन संगठन के भीतर जिसकी पकड़ असाधारण थी। वो थे अमित शाह। मोदी लोगों की भावनाओं को समझते थे, भीड़ को प्रभावित करना जानते थे, लेकिन अमित शाह कुछ और थे। वो सिस्टम समझते थे, संरचना समझते थे और सबसे महत्वपूर्ण, वो चुनाव जीतने की मशीन बनाना जानते थे। उनका ध्यान भाषणों पर नहीं था, उनका ध्यान वोटिंग बूथ पर था। उन्हें भीड़ की संख्या से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें फर्क पड़ता था कौन वोट डालने आएगा, किस मोहल्ले से कितने वोट मिलेंगे, किस जाति का प्रभाव किस इलाके में है, कौन सा स्थानीय नेता किस दिशा में वोट ट्रांसफर कर सकता है। उस समय भारत में अधिकांश राजनीतिक दल चुनाव को भावनाओं का खेल समझते थे, लेकिन अमित शाह चुनाव को डेटा और संगठन का विज्ञान मानते थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर आया साल 2002 और गुजरात की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। 27 फरवरी 2002, गोधरा, साबरमती एक्सप्रेस, कोच S6 और फिर वो घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया। ट्रेन में आग लग गई, कई कारसेवकों की मौत हो गई और उसके बाद गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। देश भर की नजरें गुजरात पर टिक गई। राष्ट्रीय मीडिया लगातार गुजरात सरकार पर सवाल उठा रहा था। कांग्रेस को लग रहा था कि ये नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर का अंत साबित होगा। कई विश्लेषक मान रहे थे कि भाजपा सत्ता खो देगी। लेकिन कुछ महीनों बाद चुनाव हुए और नतीजों ने सभी को चौंका दिया। भाजपा भारी बहुमत से जीत गई। नरेंद्र मोदी पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे और इसी क्षण मोदी और शाह की राजनीतिक साझेदारी स्थायी हो गई। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। अमित शाह केवल मोदी के समर्थक नहीं थे, वो उस राजनीतिक मशीन के निर्माता थे जो गुजरात में भाजपा को लगातार मजबूत बना रही थी। यहीं से कांग्रेस की चिंता बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि अब गुजरात केवल एक राज्य नहीं रहा था, वो एक मॉडल बन रहा था। और अगर ये मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया तो भारत की पूरी राजनीति बदल सकती थी।
2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। यूपीए सत्ता में आई। दिल्ली का माहौल बदल गया, लेकिन गुजरात का प्रयोग जारी रहा। मोदी सरकार मजबूत होती गई और उसके साथ साथ अमित शाह की भूमिका भी बढ़ती गई। गुजरात भाजपा धीरे धीरे एक चुनावी मशीन में बदल रही थी। ऐसी मशीन जो केवल चुनाव नहीं लड़ती थी, बल्कि चुनाव जीतने के लिए बनाई गई थी। और यही वो समय था जब दिल्ली में बैठे बहुत से लोग गुजरात को केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक खतरे की तरह देखने लगे, क्योंकि अगर ये मॉडल दिल्ली पहुंच गया तो भारतीय राजनीति की पुरानी व्यवस्था टूट सकती थी। और जल्द ही एक ऐसा मामला सामने आने वाला था जो अमित शाह को सीधे राष्ट्रीय सुर्खियों में ला देगा। और वहीं से शुरू होगी इस कहानी की सबसे बड़ी लड़ाई, तड़ीपार से राष्ट्रीय रणनीतिकार बनने तक। 2010 अमित शाह के खिलाफ जांच तेज हो चुकी थी। सीबीआई सक्रिय थी। मीडिया ट्रायल अपने चरम पर था। और आखिरकार वह दिन आया जब अदालत ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने भारतीय राजनीति को चौंका दिया। अमित शाह को गुजरात छोड़ना पड़ा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने गुजरात भाजपा के संगठन को खड़ा किया, जिसने वर्षों तक बूथ स्तर पर नेटवर्क बनाया, जिसकी राजनीतिक पहचान गुजरात से जुड़ी हुई थी, उसी व्यक्ति को अपनी ही धरती से दूर रहने का आदेश मिला। यह सिर्फ कानूनी झटका नहीं था, यह राजनीतिक निर्वासन था। कई लोगों को लगा कि खेल खत्म हो चुका है। कांग्रेस को विश्वास था कि उसने मोदी की सबसे बड़ी ताकत को अलग कर दिया है। दिल्ली के कई राजनीतिक विश्लेषक भी यही मान रहे थे। उनका तर्क था, नरेंद्र मोदी जितने भी लोकप्रिय हों, लेकिन चुनाव जीतने वाली मशीन अमित शाह चलाते हैं। अगर शाह को सिस्टम से बाहर कर दिया जाए तो गुजरात मॉडल धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यहां एक गलती हुई, एक बहुत बड़ी गलती, क्योंकि राजनीतिक इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि दुश्मन जिस चीज को सजा समझता है वही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और अमित शाह के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। तड़ीपार होने के बाद अधिकांश नेता क्या करते? कुछ लोग खुद को पीड़ित साबित करने में लग जाते, कुछ लोग राजनीतिक सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते, कुछ लोग धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से गायब हो जाते। लेकिन अमित शाह ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने इस समय को एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया। गुजरात से बाहर रहना मजबूरी था, लेकिन उसी मजबूरी ने उन्हें एक नया भारत दिखाया। अब उनका फोकस केवल गुजरात नहीं था, अब उनके सामने पूरा देश था। उन्होंने उत्तर प्रदेश को पढ़ना शुरू किया, बिहार को समझना शुरू किया, महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों का अध्ययन किया, पूर्वोत्तर भारत की जटिलताओं को समझा, दक्षिण भारत की अलग राजनीतिक संस्कृति को देखा। एक एक राज्य, एक एक सीट, एक एक सामाजिक समीकरण। अमित शाह राजनीति को केवल विचारधारा की लड़ाई नहीं मानते थे, वो उसे संरचना की लड़ाई मानते थे। उनका सवाल हमेशा एक ही होता था, जीत कैसे सुनिश्चित की जाए? इस दौरान कांग्रेस केंद्र में मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर समस्याएं बढ़ रही थी। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला आवंटन विवाद, भ्रष्टाचार के आरोप लगातार बढ़ रहे थे। यूपीए सरकार की साख कमजोर होने लगी थी और जनता के भीतर एक नई बेचैनी पैदा हो रही थी। देश बदलाव चाहता था, लेकिन अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि उस बदलाव का चेहरा कौन होगा। दूसरी तरफ भाजपा के भीतर भी एक बड़ा परिवर्तन चल रहा था। नरेंद्र मोदी गुजरात में लगातार जीत रहे थे। उनकी लोकप्रियता राज्य की सीमाओं से बाहर जाने लगी थी। युवा उन्हें सुनना चाहते थे, व्यापारी वर्ग उन्हें पसंद कर रहा था, मध्यम वर्ग उन्हें एक विकल्प की तरह देखने लगा था। और इस पूरे समय अमित शाह चुपचाप एक राष्ट्रीय राजनीतिक नक्शा तैयार कर रहे थे। यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। राजनीति में दो तरह के नेता होते हैं। पहला, जो चुनाव जीत सकते हैं। दूसरा, जो चुनाव जीतने की व्यवस्था बना सकते हैं।
भारत में पहले प्रकार के नेता बहुत हुए हैं, दूसरे प्रकार के बहुत कम। अमित शाह दूसरे प्रकार के नेता थे। उन्हें मंच से भाषण देने से ज्यादा रुचि संगठन बनाने में थी। इसी दौरान भाजपा के अंदर एक नया विचार आकार लेने लगा। अगर 2014 में नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय चेहरा बनाया जाए तो क्या भाजपा केंद्र की सत्ता में लौट सकती है? ये सवाल धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गया। लेकिन एक समस्या थी। अगर मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन संभालेगा? वो राज्य जो दिल्ली की सत्ता तय करता है, वो राज्य जिसके बिना पूर्ण बहुमत लगभग असंभव माना जाता था। उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें, भारत की सबसे बड़ी चुनावी रणभूमि, और भाजपा वहां लंबे समय से कमजोर थी। 2013 में नरेंद्र मोदी को आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। पूरे देश में राजनीतिक माहौल बदल गया। कांग्रेस रक्षात्मक मुद्रा में थी, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई थी। जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन चुनाव अभी बाकी था और जीत की गारंटी नहीं थी। यहीं पर भाजपा ने सबसे बड़ा दांव खेला। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई अमित शाह को। कई लोगों को यह फैसला समझ नहीं आया। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा जिस व्यक्ति पर इतने विवाद रहे हों वो यूपी जैसा जटिल राज्य कैसे संभालेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जानते थे कि वे किसे चुन रहे हैं। अमित शाह ने यूपी को चुनावी राज्य नहीं, एक सैन्य अभियान की तरह ट्रीट किया। उन्होंने हर जिले का अध्ययन किया, हर सीट का विश्लेषण किया, हर जातीय समीकरण को समझा, हर बूथ की रिपोर्ट मंगाई। उनका लक्ष्य केवल चुनाव लड़ना नहीं था, उनका लक्ष्य था पूरा सिस्टम बदल देना। यहीं से जन्म हुआ उस मॉडल का जो आगे चलकर भारतीय राजनीति की सबसे शक्तिशाली चुनावी मशीन बन गया। पन्ना प्रमुख मॉडल। मतदाता सूची के हर पन्ने के लिए एक कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता की स्पष्ट जिम्मेदारी, हर वोटर तक सीधी पहुंच, कोई अनुमान नहीं, कोई ढील नहीं, सिर्फ संगठन। धीरे धीरे यूपी में भाजपा का ढांचा मजबूत होने लगा और जब 2014 का चुनाव करीब आया तो पहली बार विरोधियों को महसूस हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। क्योंकि गुजरात का वह रणनीतिकार जिसे राजनीतिक रूप से खत्म मान लिया गया था, अब पूरे भारत के सबसे बड़े चुनावी युद्ध की तैयारी कर रहा था। और कुछ ही महीनों बाद भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 2010 में जब अमित शाह गुजरात से तड़ी पार किए गए तब देश की राजनीति में एक आम धारणा बन चुकी थी। अमित शाह खत्म हो चुके हैं। टीवी स्टूडियो में डिबेट्स चल रही थी, अखबारों में हेडलाइन छप रही थी, राजनीतिक विरोधी जश्न मना रहे थे। कांग्रेस को लग रहा था कि उसने गुजरात मॉडल की रीढ़ तोड़ दी है, क्योंकि उनके हिसाब से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक इंजन दो लोगों पर टिका था। एक चेहरा था मोदी, दूसरा दिमाग था अमित शाह। और अगर दिमाग को सिस्टम से निकाल दिया जाए तो पूरा इंजन रुक जाएगा। लेकिन राजनीति में अक्सर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप अपने प्रतिद्वंद्वी को उसकी सबसे कमजोर स्थिति में देखकर उसे खत्म मान लेते हैं, जबकि कई बार वही समय उसकी सबसे बड़ी तैयारी का दौर होता है। गुजरात से बाहर रहने के दौरान अमित शाह ने कुछ ऐसा किया जो आम नेता शायद कभी नहीं करते। उन्होंने खुद को बचाने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पूरे भारत को पढ़ना शुरू कर दिया, राज्य दर राज्य, जिला दर जिला, लोकसभा सीट दर लोकसभा सीट। वो समझ रहे थे कि भारत की राजनीति वास्तव में चलती कैसे है। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण क्या है, बिहार में सामाजिक गठबंधन कैसे काम करते हैं, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों की ताकत क्या है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में संगठन कैसे खड़ा किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, कांग्रेस की वास्तविक कमजोरियां क्या है। यहीं से अमित शाह का दूसरा जन्म शुरू हुआ। पहले वो गुजरात के रणनीतिकार थे, अब वो राष्ट्रीय रणनीतिकार बनने की तैयारी कर रहे थे।
और दूसरी तरफ कांग्रेस धीरे धीरे अपनी ही गलतियों के बोझ तले दब रही थी। 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, कोलगेट, महंगाई, भ्रष्टाचार, लगातार घोटालों की खबरें, सरकार की विश्वसनीयता गिर रही थी और जनता बदलाव चाहती थी। 2013 में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा फैसला हुआ। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उस दिन सिर्फ एक नाम घोषित नहीं हुआ था, उस दिन भारत की राजनीति का पूरा खेल बदल गया था। लेकिन एक सवाल बाकी था, अगर मोदी पूरे देश में प्रचार करेंगे तो उत्तर प्रदेश कौन संभालेगा? याद रखिए, उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह भारतीय राजनीति का युद्ध क्षेत्र है। 80 लोकसभा सीटें, दिल्ली की सत्ता का सबसे बड़ा रास्ता। जिसने यूपी जीता, उसके लिए दिल्ली का रास्ता आसान हो जाता है। और इसी सबसे कठिन जिम्मेदारी के लिए चुना गया अमित शाह को। कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने उस समय इस फैसले का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, जो आदमी खुद विवादों में घिरा है, वो यूपी कैसे संभालेगा? लेकिन मोदी जानते थे कि वे किसे चुन रहे हैं। अमित शाह चुनाव नहीं लड़ते थे, वे चुनाव डिजाइन करते थे। यूपी पहुंचते ही शाह ने पूरा सिस्टम बदल दिया। उन्होंने नेताओं से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर फोकस किया, उन्होंने बूथ पर फोकस किया, उन्होंने डेटा पर फोकस किया, उन्होंने वोटर लिस्ट पर फोकस किया। और यही पैदा हुआ वो मॉडल जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति को बदल दिया। पन्ना प्रमुख मॉडल, मतदाता सूची के हर पन्ने के लिए एक जिम्मेदार कार्यकर्ता, मतलब हर वोटर तक सीधी पहुंच, हर परिवार तक सीधी पहुंच, हर मोहल्ले तक सीधी पहुंच। कांग्रेस अभी भी बड़े बड़े भाषणों में व्यस्त थी, लेकिन बीजेपी घर घर पहुंच रही थी। यही अंतर था, एक पार्टी टीवी पर चुनाव लड़ रही थी, दूसरी जमीन पर। फिर आया 2014 लोकसभा चुनाव और नतीजे इतिहास बन गए। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। 30 साल बाद किसी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला, लेकिन सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश ने दिया। 80 में से 71 सीटें बीजेपी के खाते में गई। राजनीतिक विश्लेषक हैरान थे, ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये राजनीतिक भूकंप था। और उसी दिन अमित शाह राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंच गए। जिस आदमी को कुछ साल पहले खत्म घोषित किया गया था, वही आदमी अब भारत के सबसे बड़े चुनावी चमत्कार का निर्माता बन चुका था। 2014 के बाद उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अब उनके पास सिर्फ एक राज्य नहीं था, पूरा भारत था। और यहीं से शुरू हुआ बीजेपी का सबसे आक्रामक विस्तार अभियान। सबसे पहले उनकी नजर गई उत्तर पूर्व भारत पर, दशकों तक कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला इलाका, जहां बीजेपी लगभग न के बराबर थी। लेकिन अमित शाह ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने स्थानीय नेतृत्व को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। इसी दौरान एक नाम सामने आया, हिमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस के बेहद प्रभावशाली नेता, लेकिन पार्टी नेतृत्व से निराश। अमित शाह ने मौका पहचाना, उन्होंने हिमंत को बीजेपी में लाया। और ये सिर्फ एक नेता का दल बदल नहीं था, ये पूरे उत्तर पूर्व की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। कुछ ही वर्षों में असम बीजेपी का मजबूत गढ़ बन गया। फिर अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, उत्तर पूर्व का पूरा राजनीतिक नक्शा बदलने लगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। बहुत लोगों का मानना था कि 2014 सिर्फ मोदी लहर थी, एक बार की घटना। लेकिन अमित शाह को पता था कि अगर यूपी दोबारा जीता गया तो ये लहर नहीं, संरचनात्मक बदलाव साबित होगा। और फिर परिणाम आए। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, विपक्ष बिखर गया, सभी राजनीतिक समीकरण टूट गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसके बाद आया। मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया योगी आदित्यनाथ। देश का पूरा मीडिया चौंक गया।
राजनीतिक विशेषज्ञ चौंक गए, लेकिन शाह और मोदी का संदेश साफ था। बीजेपी अब सिर्फ सत्ता में भागीदारी नहीं चाहती, बीजेपी राजनीतिक नैरेटिव तय करना चाहती है। 2017 के बाद अमित शाह सिर्फ रणनीतिकार नहीं रहे, वो भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली शक्ति केंद्रों में से एक बन चुके थे। और आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, दिल्ली, पूरा देश उनके अगले राजनीतिक प्रयोगों का मैदान बनने वाला था। 2019 तक आते आते अमित शाह सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष नहीं रह गए थे, वो उस राजनीतिक मशीन के चीफ आर्किटेक्ट बन चुके थे जिसने भारत की चुनावी राजनीति के नियम ही बदल दिए थे। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि सत्ता हासिल करना आसान होता है, सत्ता को बनाए रखना मुश्किल और लगातार जीतते रहना सबसे मुश्किल। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, इस बार पहले से भी बड़ी जीत के साथ। बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें जीत ली, विपक्ष बुरी तरह बिखर चुका था। लेकिन अमित शाह यही नहीं रुके, उनके लिए चुनाव सिर्फ सीट जीतने का खेल नहीं था, उनके लिए चुनाव शक्ति संरचना बदलने का माध्यम था। गृह मंत्री बनने के बाद शाह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दशकों पुरानी राजनीति को बदल दिया। अनुच्छेद 370, 5 अगस्त 2019। संसद के भीतर माहौल असाधारण था, देश भर की निगाहें दिल्ली पर टिकी थी। और फिर अमित शाह खड़े हुए, कुछ ही मिनटों में उन्होंने वो घोषणा कर दी जिसके बारे में दशकों तक कहा जाता रहा था कि ये कभी संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा, राज्य का पुनर्गठन होगा और पूरा राजनीतिक ढांचा बदल जाएगा। समर्थकों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय था, विरोधियों के लिए ये सबसे बड़ा राजनीतिक झटका। लेकिन एक बात साफ हो गई, अमित शाह सिर्फ चुनाव जीतने वाले नेता नहीं थे, वे संरचनात्मक बदलाव करने वाले नेता थे। फिर आया महाराष्ट्र, 2019 विधानसभा चुनाव। बीजेपी और शिवसेना साथ लड़ी, लेकिन नतीजों के बाद गठबंधन टूट गया। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। मीडिया ने तुरंत घोषणा कर दी, अमित शाह हार गए, बीजेपी का सबसे बड़ा किला टूट गया, महाराष्ट्र हाथ से निकल गया। लेकिन अमित शाह का राजनीतिक स्टाइल अलग था, वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, वे इंतजार करते हैं और सही समय पर वार करते हैं। करीब 2.5 साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया। शिवसेना 2 हिस्सों में टूट गई, एकनाथ शिंदे अलग हो गए, सरकार गिर गई, बीजेपी फिर सत्ता में लौट आई। विपक्ष समझ ही नहीं पाया कि खेल कब पलट गया। यही अमित शाह की सबसे बड़ी ताकत है, वे चुनावी कैलेंडर से नहीं सोचते, वे वर्षों के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन महाराष्ट्र ही उनका अंतिम लक्ष्य नहीं था। एक और नेता थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें हराना लगभग असंभव है, शरद पवार। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक, दशकों का अनुभव, अनगिनत गठबंधन, असंख्य राजनीतिक संकट, सीधी लड़ाई में उन्हें हराना कठिन था। इसलिए अमित शाह ने अलग रास्ता चुना। एनसीपी के भीतर दरारें बढ़ने लगी। फिर अजीत पवार अलग हो गए, पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई और महाराष्ट्र की पूरी शक्ति संरचना बदल गई। इस दौरान एक और युद्ध चल रहा था, पश्चिम बंगाल। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, लेकिन ममता बनर्जी जीत गई। मीडिया ने इसे अमित शाह की सबसे बड़ी हार बताया। कहा गया, बंगाल में बीजेपी कभी नहीं जीत सकती, ये सीमा है अमित शाह की। लेकिन जो लोग अमित शाह को जानते हैं, वे एक बात समझते हैं, वे हार को अंतिम परिणाम नहीं मानते, वे उसे अधूरा प्रोजेक्ट मानते हैं। यही कारण है कि 2021 के बाद भी बीजेपी ने बंगाल में अपना विस्तार जारी रखा। संगठन बढ़ता रहा, कार्यकर्ता बढ़ते रहे, वोट शेयर बढ़ता रहा और बंगाल बीजेपी के लिए खत्म हुआ अध्याय नहीं बना। फिर आया 2023,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मीडिया का बड़ा हिस्सा मान रहा था कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, कांग्रेस वापसी कर सकती है। लेकिन चुनाव परिणामों ने सबको चौंका दिया। बीजेपी ने तीनों राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया। यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, ये एक संदेश था कि बीजेपी का संगठन अभी भी पूरी ताकत से काम कर रहा है और उसके केंद्र में अब भी वही आदमी है, अमित शाह। फिर आया 2024, वो चुनाव जिसे कई लोगों ने आधुनिक भारत का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कहा। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, देश भर में विशाल अभियान चला, लेकिन परिणाम उम्मीद से अलग आए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, सरकार भी बना ली, लेकिन पूर्ण बहुमत से नीचे रह गई। अब सहयोगी दलों की जरूरत थी। विपक्ष उत्साहित हो गया। कई टीवी स्टूडियो में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या मोदी युग समाप्त हो रहा है, क्या बीजेपी की मशीन कमजोर पड़ गई है, क्या अमित शाह का जादू खत्म हो गया है। लेकिन यही लोग एक पुरानी बात भूल रहे थे। 2010 में भी यही कहा गया था। तब कहा गया था अमित शाह खत्म हो गए, और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने उत्तर प्रदेश जीत लिया, दिल्ली बदल दी, उत्तर पूर्व बदल दिया, राष्ट्रीय राजनीति बदल दी। यही वजह है कि 2024 के बाद अमित शाह ने फिर वही किया जो वे हमेशा करते हैं, रीसेट, रिकैलिब्रेशन और अगली लड़ाई की तैयारी। हरियाणा, बीजेपी सत्ता बचाने में सफल रही। महाराष्ट्र, महायुति ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। दिल्ली, एक दशक पुरानी सत्ता संरचना टूट गई। बिहार, एनडीए ने अपनी पकड़ बनाए रखी। आसाम, हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार मजबूत होते गए। इन सभी घटनाओं ने एक बात फिर साबित कर दी, अमित शाह अल्पकालिक हार से अपनी रणनीति नहीं बदलते, वे लंबी लड़ाई लड़ते हैं। आज भारतीय राजनीति में उनके समर्थक उन्हें आधुनिक चाणक्य कहते हैं, विरोधी उन्हें सबसे खतरनाक चुनावी रणनीतिकार मानते हैं। लेकिन दोनों एक बात पर सहमत हैं, अमित शाह को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वे मंच पर कम दिखाई देते हैं, लेकिन परिणामों में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। 2010 में जो व्यक्ति सीबीआई अदालत के बाहर खड़ा था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसका राजनीतिक करियर समाप्त हो गया, वही व्यक्ति अगले 1.5 दशक में भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली ताकतों में से एक बन गया। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। राजनीति में कभी कभी सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है। सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो होता है जो चुपचाप इंतजार करता है, फिर सही समय आने पर पूरा खेल बदल देता है।